नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए ये शो हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपके तमाम सवाल हम शामिल कर सकें, आपको सिखा सकें कि कैसे आप बेहतर तरीके से अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं, किस तरीके की प्लानिंग करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो योर मनी में आप अपने सवाल भेज सकते हैं। तरीका नोट कर लीजिए क्या है इस शो में शामिल होने का। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। आप अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा आप #AskAwazYourMoney फेसबुक, ट्विटर पर जाइए, सवाल लिखिए और हमें अपने क्वेश्चंस लिख भेजिए। तो ये है तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए ऋषभ देसाई हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि रूपी विद ऋषभ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर हैं। ऋषभ, नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज हम बात करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी इन्वेस्टमेंट्स का और हमारी फ्यूचर प्लानिंग का। तो किस तरीके की प्लानिंग होनी चाहिए, म्यूचुअल फंड के थ्रू हम किस तरीके से रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो ये बताइए कि आमतौर पे लोग म्यूचुअल फंड प्लानिंग के थ्रू रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करते हैं, या तो वो प्लान्स लेना प्रेफर करते हैं या पीएफ में पैसा डालना पसंद करते हैं, यानी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट टूल्स को आमतौर पे ज्यादा कंसिडर करते हैं इन्वेस्टर्स। बट क्या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी रिटायरमेंट प्लानिंग की जा सकती है और ज्यादा अच्छा कॉर्पस एक्यूमुलेट किया जा सकता है? दीपाली जी, नमस्कार। आपका धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। आपने बहुत करेक्टली पुट किया कि हाँ, काफी लोग म्यूचुअल फंड थ्रू रिटायरमेंट प्लान नहीं कर रहे, क्योंकि काफी अनअवेयरनेस है और वो रिस्क की वजह से काफी डर जाते हैं। मगर बिकॉज ऑफ जो लैक ऑफ अवेयरनेस है कि जो वॉलेटिलिटी है, जो म्यूचुअल फंड, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जो आती है, वो आप लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो वॉलेटिलिटी काफी हद तक कम हो जाती है, मतलब नेग्लिजिबल हो जाती है। आप देखेंगे तो रिस्क सभी प्रोडक्ट्स में होता है, चाहे कि वो इक्विटी हो कि फिक्स्ड इनकम हो कि गोल्ड हो। रिस्क सब प्रोडक्ट्स में होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अंडर पेनिट्रेशन हो रहा है। अभी मैं थोड़ा दर्शकों को मैं थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ कि रिटायरमेंट एक प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन टुडेज टाइम, क्योंकि एक तो इन्फ्लेशन इतना हाई है ग्लोबली एंड ऑल्सो इन आवर कंट्री। अब मान लीजिए कि एवरेज इन्फ्लेशन जो है वो 6 to 7% इन्फ्लेशन है लॉन्ग टर्म पे, और जो 10,000 आज के टर्म में हम गिने जाते हैं वैल्यू में, अगर हम 10 साल के बाद वही 10,000, अगर मैं 7% इन्फ्लेशन लेता हूं तो वो 4,800 हो जाता है, और 20 साल के बाद वही 10,000 2,300 हो जाता है। तो जो वैल्यू है 10,000 वो काफी डेप्रिशिएट हो जाता है। दूसरा, राइजिंग मेडिकल कॉस्ट। इंडिया में माना जाता है कि 14% पर एनम मेडिकल कॉस्ट के जो इन्फ्लेशन है मेडिकल रिलेटेड इज 14%। इंटरेस्ट रेट्स काफी फॉल हो रहे हैं इकोनॉमी में, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती है मनी सप्लाई इकोनॉमी में आ जाता है, और आपको ज्यादा बचत करना पड़ता है और इन्वेस्ट ज्यादा करना पड़ता है टू टू हैव अ लार्जर कॉर्पस। और अनफॉर्चुनेटली आवर कंट्री इज नॉट पेंशन फ्रेंडली, क्योंकि हमने जो वेस्ट में देखा है काफी प्राइवेट कंपनीज पेंशन भी देते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जो नेशनल पेंशन प्रोग्राम जैसा कुछ प्राइवेट सेक्टर में है नहीं। तो मेरे हिसाब से ये कुछ कारण है कि रिटायरमेंट प्लानिंग काफी हद तक इम्पोर्टेंट हो चुका है इन इन टुडेज टाइम। ऑल्सो मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि लॉन्ग टर्म पे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में हम देखते हैं कि 10 to 12% लॉन्ग टर्म पे इजीली अचीवेबल है। मान लीजिए कि इंडिया का जो जीडीपी है वो 6 to 8% ग्रोथ होता है, तो इजीली 10 to 12% इक्विटी में लॉन्ग टर्म इज कंफर्टेबली अचीवेबल। मेरे हिसाब से इक्विटी एक मात्र एसेट क्लास है जहां की आप इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स आप अचीव कर सकते। सो मेरे हिसाब से आप जितना बचत हो सके, जितना अचीव हो सके, आप जैसे अर्निंग स्टार्ट होता है, मान लीजिए कि आप 25 साल के 25 साल से आप कमाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो 20 to 25% ऑफ योर ओवरऑल पोर्टफोलियो, जो सॉरी ओवरऑल जो आपका सालाना का जो सैलरी है उसके 20 to 25% बचत करना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे हिसाब से द सिंपलेस्ट वे जो रिटायरमेंट जो कैलकुलेट कर सकते हैं, वो मान लीजिए कि आज आप रिटायर होना चाह रहे, राइट? आपके आज के जो खर्चे हैं रिटायरमेंट के हिसाब से, राइट,
आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से उसको आप इन्फ्लेट कीजिए, इन्फ्लेशन फैक्टर इन करके आप इन्फ्लेट कीजिए, वो आपका एक फ्यूचर एक्सपेंस होएगा फॉर योर रिटायरमेंट, राइट। मैं एक एग्जांपल इसमें देना चाह रहा हूं। मैं मान लीजिए कि एक बंदा है 30 साल का, 30 years ऑफ एज उसका है, राइट। और उसके जो रिटायरमेंट एक्सपेंसेस प्रेजेंट वैल्यू में 6 लाख सालाना है, एनुअल एक्सपेंसेस 6 lakhs, राइट। और मैं मान लेता हूं कि अज्यूमिंग इन्फ्लेशन एट 7% पर एनम, और 60 years में रिटायरमेंट एज पकड़ लेता हूं मैं, राइट। तो 30 साल के बाद बाय द एज ऑफ 60 वो बंदे को 45 lakhs सालाना उनको एक्सपेंडिचर लगेगा, राइट। सो इतना काफी हाई अमाउंट आ जाता है। अभी मान लीजिए कि अब मैं 90 साल तक में जी रहा हूं मैं, राइट। और मैं मान लेता हूं मैं कि फ्रॉम 60 to 90 जो 30 years में पकड़ लेता हूं मैं, आफ्टर फैक्टरिंग इन्फ्लेशन, और मैं मान लेता हूं कि आप इक्विटी से आप रिडीम करके आप फिक्स्ड इनकम सेफ इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्ट करते बाय द एज ऑफ 60, मैं मान लेता हूं उसका जो 5% CAGR रिटर्न्स में पकड़ लेता हूं मैं, तो आपको करीब करीब बाय द एज ऑफ 60 आपको 18 करोड़ रुपया का कॉर्पस रिक्वायर्ड होएगा फॉर योर रिटायरमेंट। और ये कॉर्पस को अचीव करने के लिए आपको फ्रॉम द एज ऑफ 30 51,000 रुपीज की एक SIP करनी पड़ेगी, अज्यूमिंग 12% CAGR रिटर्न्स। सो ये एक ब्रॉड समरी है, एक कैसे रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि रिटायरमेंट जी, तो ये रिटायरमेंट, ओके, तो ये बेसिकली एक आइडिया आपको दिया है कि इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। जब आप रिटायरमेंट का गोल डिफाइन करें तो किन बातों का ख्याल रखें, कितना कॉर्पस आपको एक्यूमुलेट आइडियली करना चाहिए, टाइम होराइजन कितना इंपॉर्टेंट है। तो यानी म्यूचुअल फंड्स के जरिए भी आप बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं फॉर रिटायरमेंट। अब सवाल ये है कि अगर आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर भी रहे हैं म्यूचुअल फंड्स का रिटायरमेंट के लिए, तो किन फंड्स को मिलाकर करें, क्या तरीका होना चाहिए। तो तरीका आपको पता लग चुका है। रही बात फंड्स की, तो शो के आखिर में हम पूछेंगे ऋषभ के कुछ टॉप 4 फंड्स, तो उन फंड्स के साथ डेफिनेटली आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट की। तब तक हम कुछ क्वेरीज ले लेते हैं, और पहले कॉलर ईशान दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं। ईशान नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ पिछले 5 साल से। जो बीच में मैंने अपने फंड निकाले थे घर बनाने के लिए, अभी फिर से मैंने SIP चालू की है। अभी 7,500 की SIP चालू है, क्योंकि मेरा ऐसा है लोन भी कट रहा है 15,000 का, तो उसका 10% के हिसाब से मैंने कुछ SIP रखी है और कुछ है। और मैं नेक्स्ट मंथ से 5,000 रुपीज की SIP बढ़ाना चाहता हूँ, और मेरा टारगेट है 60 ईयर्स, उनके 30 ईयर्स बाद मेरे को 2 से 3 करोड़ रुपए का टारगेट कुछ मिला मुझे। ओके, तो आपका गोल है 2 से 3 करोड़ का इन 25 ईयर्स, और 98,000 के आसपास की पोर्टफोलियो वैल्यू है, 7,500 की आपकी SIP चल रही है। तो टाइम होराइजन तो है 25 ईयर्स का। अब सवाल ये है कि फंड्स कैसे हैं इनके पास। तो फंड्स काफ़ी सारे हैं 7,500 के अमाउंट के हिसाब से, क्योंकि इन्होंने कम से कम भी नहीं तो मेरे ख्याल से 7 फंड्स रखे हुए हैं अपने पोर्टफोलियो में। क्या सजेशन रहेगा इनके फंड्स को लेकर, और क्या स्ट्रैटेजी इनकी होनी चाहिए। दीपाली जी, मैं जो उनका पोर्टफोलियो देख पा रहा हूं मैं, पहले तो हम बात करेंगे कि उनका जो गोल अचीव हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ 12% CAGR रिटर्न्स में इक्विटीज में मैं अज्यूम कर रहा हूँ मैं। उनका जो 7,500 का जो सिप है, प्लस करीबन 1 लाख का जो पोर्टफोलियो वैल्यू है, वो 1,60,00,000 तक आ जाता है। वो 2 से 3 करोड़ अपना गोल अचीव नहीं कर पा रहे। अगर उनको करीबन 2 से 3 करोड़ अपना गोल अचीव करना है, तो उनको अपना SIP 10,000 से लेके 15,000 के रेंज में रखना पड़ेगा। अभी जो मैं उनके पोर्टफोलियो पे आ रहा हूं मैं, उनके पास कैनरा रिबेको कंज्यूमर फंड है और क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। वो काफी सिक्लिकल फंड्स है, क्योंकि वो सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड्स है। और सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड्स सिप मेथोडोलॉजी में काफी अच्छे से वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें टाइमिंग का रिक्वायरमेंट होता है। सो मैं ये 2 फंड में से रिडीम करने की मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूं मैं। दूसरा उनका
जो क्वांट एब्सोल्यूट फंड है वो एक हाइब्रिड फंड है, क्योंकि उनका काफी लंबा टाइम होराइजन है, तो उसमें से भी वो रिडीम कर सकेंगे वो। मैं रिकमेंडेशंस देना चाह रहा हूँ मैं उनके पोर्टफोलियो के लिए। वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 2000 की सिप रखे, HDFC फ्लेक्सी कैप में 1000 रुपए की सिप रखे, मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड में 500 रुपए की सिप रखे, PGIM मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में 2000 और कैनरा रिबेको स्मॉल कैप फंड में 2000 की सिप रखे। ओके चलिए, तो थोड़े चेंजेस आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेस्ट किए गए हैं। कैनरा बुक कंज्यूमर फंड, क्वांट इंफ्रा फंड, क्वांट एब्सोल्यूट फंड, इनसे आप निकल सकते हैं। और साथ ही आप जिन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी नया पोर्टफोलियो आपका कैसा होना चाहिए वो आपकी स्क्रीन पर है। आप कैनरा बुक स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मेरे ऐसे टैक्स सेवर, HDFC फ्लेक्सी कैप और PGIM मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, इन फंड्स को चुनिए। बहुत ज़्यादा फंड्स की जरूरत नहीं है और इन सभी फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कितना अमाउंट किस फंड में डालना है वो डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये सजेशन आपके लिए। अगले कॉलर से बात करेंगे। कोमल है हमारे साथ फोन लाइन पर। कोमल नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। मैम मैं कोमल बात कर रही हूँ। मैं पिछले 1 साल से SIP में इन्वेस्ट कर रही हूँ। बताइए तो कोमल। मेरा टारगेट है कि हेलो ओके 1 साल से मैं SIP में बताइए इन्वेस्ट कोमल। कर रही हूँ। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? कोमल आपकी ऑडियो आ रही है बिल्कुल क्लियर। आप प्लीज अपना क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, बताइए क्या सवाल है। कर रही हूँ तो मेरा टारगेट है कि 18 से मतलब 20 साल में 1 से 2 करोड़ का मेरा टारगेट अचीव हो जाए। तो क्या ये हो सकता है? ओके फिलहाल आपके पास क्वांट लार्ज एंड मिड कैप है 1000 रुपये महीना, PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप 1000 रुपये महीना, टाटा डिजिटल फंड में आप 1000 रुपये महीना डाल रहे हैं और साथ ही क्वांट टैक्स प्लान में आप 500 डाल रही हैं। 1.5 करोड़ का टारगेट है इन 20 ईयर्स। 4500 की फिलहाल SIP है और 1,40,000 पोर्टफोलियो की वैल्यू। तो बताइए क्या सजेशन इनके पोर्टफोलियो और इनके गोल पर। दीपाली जी, जो 4500 की सिप कर रहे प्लस 1,40,000 जो पोर्टफोलियो वैल्यू है, 20 साल के बाद वो करीबन 58 लाख रुपीस ही वो अचीव कर पा रहे। 1.5 करोड़ रुपीस नहीं अचीव कर पा रहे। उनको अपने SIP 15,000 रुपीस करनी पड़ेगी तो ही वो 1.5 करोड़ अचीव कर पाएंगे। उनके पोर्टफोलियो में जो मैं देख रहा हूँ, काफी 50% ऑफ द पोर्टफोलियो 3 क्वांट AMC फंड्स में ही है। वो काफी कंसंट्रेशन रिस्क ले रहे एक ही AMC में। हमने काफी देखा है कि ऑलमोस्ट सारे के सारे इक्विटी फंड्स एक AMC के अंडर परफॉर्म हुए डिफरेंट टाइम होराइजन में। तो मैं ये सुझाव करूंगा कि वो क्वांट AMC से थोड़ा हटके बाकी AMCs में भी डाइवर्सिफिकेशन रखे। टाटा डिजिटल फंड वो सेक्टोरियल फंड है, काफी सिक्लिकल है, सिप मेथोडोलॉजी शायद से वर्क ना करे। उसमें से मैं रिडीम होने का मैं सुझाव दे रहा हूं मैं। PGIM फ्लेक्सी कैप में 1000 रुपीज की सिप चालू रखे, क्वांट टैक्स फंड में 500, HDFC फ्लेक्सी कैप में 1000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी 1000 और DSP स्मॉल कैप में 1000। ये सिप की मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूं मैं। ओके ठीक है, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर थोड़े से बदलाव सजेस्ट किए गए हैं, वो आप नोट कर लीजिए। एक ही फंड हाउस में ज़्यादा एक्सपोजर आपको नहीं रखना है, ये आपके लिए सजेशन है। और जैसे आपको बताया गया, आप टाटा डिजिटल इंडिया फंड जो है, इस फंड से आप निकल सकती हैं। साइक्लिकल फंड आपको अवॉइड करने हैं, ये आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए। बाकी नया पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, इसमें कोटक इमर्जिंग इक्विटी, PGIM फ्लेक्सी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, DSP स्मॉल कैप और क्वांट टैक्स फंड, ये आप चुन सकते हैं। तो ये है सजेशन आपके लिए। चलिए एक और कॉलर से बात करेंगे। राजेश खन्ना हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार जी, मेरा पोर्टफोलियो आपके पास है। मैं रिपीट करता हूं, अगर आप PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में 7000, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में 6000, ओके SBI फोकस्ड इक्विटी फंड में 4000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 2000, SBI स्मॉल कैप फंड में 4000। तो मेरा सवाल सर से ये रहेगा कि क्या ये उचित है कि एक फ्लेक्सी कैप फंड, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड और एक फोकस्ड इक्विटी फंड एक साथ में अपने पोर्टफोलियो में रखूं? क्या इससे और डाइवर्सिफिकेशन या ओवरलैपिंग की समस्या तो नहीं होगी? अगला प्रश्न मेरा ये रहेगा कि क्या मैं अपने पोर्टफोलियो में एक मल्टी कैप फंड भी रख सकता हूं डाइवर्सिफिकेशन पर्पज के लिए, खासतौर पर SBI फोकस्ड इक्विटी फंड की जगह?
पूछ लेते हैं कि सर क्या सजेशन रहेगा। तो आपने सुना इनका पूरा सवाल। 23,000 की इनकी SIP है, 15 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू, 2.5 करोड़ का टारगेट 12 ईयर्स में लेकर चल रहे हैं। लेकिन जैसे इन्होंने बताया अपने पोर्टफोलियो को लेकर, मल्टी कैप फंड को लेकर, क्या सजेशन रहेगा ऋषभ आपका? दीपाली जी, उनका जो सिप और जो करंट पोर्टफोलियो वैल्यू है वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे। करंटली 12% में CAGR रिटर्न्स पकड़ रहा हूं तो 1 करोड़ 32 लाख आ रहा है। उनका जो 2.5 करोड़ का गोल अचीव नहीं हो पा रहा है। उनको अपनी सिप को 23,000 से 60,000 पर मंथ करनी पड़ेगी तो गोल अपना अचीव कर पाएंगे। मेरे हिसाब से उन्होंने जो प्रश्न पूछा है वो बिल्कुल फंड्स रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनके सारे फंड्स काफी अच्छे क्वालिटी के हैं, काफी अच्छे AMCs है, काफी अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे चुके हैं। मैं मल्टी कैप फंड इंट्रोड्यूस करने की सुझाव नहीं देना चाह रहा हूं क्योंकि मल्टी कैप फंड काफी रिजिड नेचर है। मल्टी कैप से वो फ्लेक्सी कैप या फोकस फंड्स में निवेश करें। वो काफी कॉन्सेंट्रेशन रिस्क ले रहे PGIM फ्लेक्सी कैप फंड में, क्योंकि उनके ये पर्टिकुलर फंड में 30% उनका पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड है PGIM फ्लेक्सी कैप फंड में। और मैं चाहूंगा कि वो PGIM और मिराई के फंड्स में से रिड्यूस करे अपना एक्सपोजर। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि PGIM फ्लेक्सी कैप फंड में वो 4,000 की सिप करे, कैनरा रिबेको में 4,000, मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में 4,000, SBI फोकस फंड में 4,000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 3,000 और SBI स्मॉल कैप में 4,000। ओके, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेशंस दिए गए हैं। कौन से फंड्स आपको रखना है पोर्टफोलियो, वो राय भी आपको दी गई है। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और सवाल, जल्द वापस आते हैं। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी फुटवेयर कंपनी जो कि मार्केट कैप के लिहाज से है, वो है नाइकी के बारे में। दरअसल 62% वर्ल्ड एथलीट मार्केट का जो मार्केट शेयर है वो नाइकी कैप्चर करता है और हम सब जानते हैं किस तरह से इस ब्रांड की डोमिनेंस दुनिया भर में देखने को मिलती है। इस कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो करीब 1964 में हुई थी और इसकी शुरुआत ओरिगन्स के एक ट्रैक एथलीट फिलिप नाइट और उनके कोच बिल बोवरमैन साहब ने की थी। और शुरुआती कारोबार में नाइकी जूते बनाने कामकाज में तो नहीं थे, लेकिन हाँ, ओनित्सुका टाइगर जिसके जूते आपने अक्सर मॉल में देखे होंगे, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार के अंदर ज़रूर दिखाई पड़ती थी। नाइकी ने जब शुरुआत की थी तब ये नाइकी के नाम से नहीं, दरअसल इसका नाम नाइकी है, नाइक नहीं है। नाइकी की जो शुरुआत हुई थी वो नाइकी के नाम से नहीं हुई थी, जबकि ब्लू रिबन स्पोर्ट के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी। 1971 में ही इसका नाम बदला गया था नाइकी के तौर पे। 1971 में ही कंपनी को वो टिक का जो लोगो है वो मिला था। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि नाइकी का जो लोगो है वो कैरोलिन डेविडसन ने डिज़ाइन किया था, जो कि एक इंस्पायर है जो ग्रीक गॉडेस हैं उनके विंग्स से इसे इंस्पायर किया गया है। शुरुआत में इस लोगो को डिज़ाइन करने के लिए $35 दिए गए थे, लेकिन जैसे जैसे इसकी वैल्यू रियलाइज़ होनी शुरू हुई, जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स थे उन्होंने इस डेविडसन को एक एग्जीक्यूटिव डिनर पे बुलाया और डिनर पे बुलाने के बाद उन्हें एक डायमंड सेट रिंग दी जिसके ऊपर वो टिक बना हुआ था, और साथ ही साथ उनको कंपनी के स्टॉक भी दिए, यानी कि ESOPs भी दिए गए जो कि वो होल्ड करती हैं और बहुत अच्छी वैल्यू भी वहाँ पर रियलाइज़ होते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा जो पहला एथलीट जिसने नाइकी के जूतों को प्रमोट किया था वो थे इलाई नेस्टेस, जो कि रोमेनियन टेनिस प्लेयर थे। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि माइकल जॉर्डन, जो कि जिनकी वजह से नाइकी की एक बहुत बड़ी सीरीज़ बनी, शू सीरीज़ बनी, वो एक समय पर इस कंपनी के साथ कामकाज करने के लिए तैयार नहीं थे। बाद में माइकल जॉर्डन साहब के पेरेंट्स उन्होंने समझाया, तब वो नाइकी के हेडक्वार्टर फ्लाई करके गए और वहाँ जाकर उन्होंने टाई अप किया। और साथ ही साथ जो एयर जॉर्डन 1 जो कि माइकल जॉर्डन साहब के साथ टाई अप के बाद जूता लॉन्च किया गया था, उस एयर जॉर्डन 1 के पहले डिज़ाइन को माइकल जॉर्डन साहब ने पसंद भी नहीं किया था, उनको कलर कॉम्पोजिशन नहीं पसंद था, लेकिन बाद में वो आगे चल के एक बढ़िया हिट के तौर पर बनता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा हर सेकंड नाइकी करीब 25 पेयर स्नीकर्स के बेच देता है। तो आप इससे ही अंदाज़ा लगा लिए किस तरह की पॉपुलैरिटी है, यानी कि इस वीडियो के दौरान ही नाइकी एक बहुत बड़ी रेंज अपने फुटवेयर की बेच देगा। और उसके अलावा अगर आप नहीं जानते तो ये भी आपको बता दूं कि कन्वर्स और हर्ले, जिनके जूतों का आपने शायद कभी इस्तेमाल किया होगा, ये भी नाइकी ही ओन करता है। इसके अलावा OVO नाइकी एयर जॉर्डन 10
ये अब तक का सबसे महंगा जूता है, जिसको आप कह सकते हैं $2 मिलियन। आप देख रहे हैं यो मनी। ऋषभ देसाई हमारे साथ मौजूद है अपनी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। सवाल लेते हैं कुछ और स्वप्निल सुरेश मोरे हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्वप्निल जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। मैम माजी मेरा अभी उम्र 37 है और मैं एक 2-3 करोड़ का कॉर्पस चाहिए मुझे, और मेरा अभी SIP 6000 मंथली चल रहा है, और कुछ और NPS में 50,000। आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है अभी? 5,30,000। ओके, 5,30,000। और आपने गोल कितना बताया? 5 करोड़ मैंने बोला है, 5 करोड़। ओके, 22 इयर्स में 5 करोड़ का टारगेट, 5 लाख के आसपास के पोर्टफोलियो की वैल्यू, 6,000 की SIP। फंड्स में इनकी क्विकली बता दो तो ICICI प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी फंड 1500 पर मंथ, ICICI प्रू फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी, ICICI प्रू PhD, सारे ICICI प्रूडेंशियल के फंड्स लिए हुए इन्होंने। क्या सजेशन इनके पोर्टफोलियो और इनके गोल पर? दीपाली जी, मैं 12% अगेन मैं पकड़ना चाहूंगा इक्विटी में रिटर्न्स, और उनका जो सिप है 6,000 प्लस जो 5,30,000 उनका जो पोर्टफोलियो वैल्यू है 22 इयर्स के बाद करीबन 1 करोड़ 41 लाख आ रहा है। वो अपने गोल 5 करोड़ अचीव नहीं कर पा रहे वो। अगर उनको अपना गोल अचीव करना है तो उनको SIP 35,000 पर मंथ करनी पड़ेगी। अभी जो आपने क्लियरली बताया कि उनके सारे फंड्स ICICI में ही है, मैं काफी हाई कंसंट्रेशन रिस्क ले रहे AMC में। एक AMC में इतना एक्सपोजर अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर अंडर परफॉर्मेंस होएगा तो सारा पोर्टफोलियो को अफेक्ट होएगा। वो अलग अलग AMC में डाइवर्सिफिकेशन रखेंगे तो उनका जो अंडर परफॉर्मेंस रिस्क है वो काफी मिनिमाइज हो जाएगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी में अपनी सिप में सब सिप 1,000 रुपीज की रखे वो। ICICI वैल्यू डिस्कवरी, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, कैनरा रेबेको फ्लेक्सी कैप फंड, मिराई एसेट फोकस फंड, एक्सिस मिड कैप फंड एंड कोटक स्मॉल कैप फंड, वो सारे फंड्स में वो 1,000 की सिप रख सकते हैं। मगर कंसंट्रेशन रिस्क एक AMC में ना रखे और डाइवर्सिफाई करे तो उनका अंडर परफॉर्मेंस रिस्क काफी मिनिमाइज हो जाएगा। ओके, तो चलिए एक ही फंड हाउस में सारा एक्सपोजर ना ले, रिस्क इससे ज्यादा बढ़ता है, तो डाइवर्सिफाइड फंड्स के साथ साथ डाइवर्सिफाइड फंड हाउस भी होना जरूरी है, और उन फंड्स को चुने आप जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। रही बात आपके पोर्टफोलियो की, तो आप 35,000 के आसपास की आपको SIP करनी पड़ेगी अपने गोल को हासिल करने के लिए, अगर 5 करोड़ का टारगेट आप लेकर चल रहे हैं। फंड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, कैनरा रोबोको फ्लेक्सी कैप, मेरे एसेट फोकस्ड, एक्सिस मिड कैप और कोटक स्मॉल कैप। इन फंड्स के साथ निवेश करें, और जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट्स आपकी सैलरी इंक्रीज हो या आपकी कमाई बढ़े, आप अपने एलोकेशन को इंक्रीज करते रहिए ताकि अपने गोल को आप हासिल कर सकें। मोनार्क दवे हमारे साथ राजकोट गुजरात से हैं फोन लाइन पर। मोनार्क नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। अच्छा, मैं ना 2014 से ICICI ब्लू चिप फंड ग्रोथ में 1,000 के SIP, ठीक है। हेलो, ओके। फिर उसी में 2015 से उसी में किया 1,000 की, ठीक है। हेलो, 2015 से, और बताइए। 2015 से HDFC फ्लेक्सी कैप में 1,000 की, ठीक है। और 2019 से मेरा इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ग्रोथ में 1,000 के SIP की है। तो क्या 2025 तक मुझे फंड वैल्यू कितना होगा? ओके, तो बेसिकली 4,000 की इनकी SIP, इन्होंने अलग अलग सालों में इन SIPs की शुरुआत की है, 2015, 17, 19 जैसे इन्होंने मेंशन किया। 3 ब्लू चिप फंड है, एक फ्लेक्सी कैप है। ICICI प्रू ब्लू चिप में 1,000 दो जगह ये डाल रहे हैं। मेरे एसेट ब्लू चिप में 1,000, HDFC फ्लेक्सी कैप में 1,000। तो बाय 2025 यानी यहाँ से 2 साल बाद कितना एक्यूमुलेशन कर सकेंगे इस पोर्टफोलियो से? दीपाली जी, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपना पोर्टफोलियो वैल्यू नहीं बताया है, सो मैं एग्जैक्टली मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा कि आज के तारीख से 2025 तक उनका क्या पोर्टफोलियो होएगा, अगर वो गोल अचीव कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे।
दूसरी चीज उन्होंने वो एग्जैक्ट डेट्स भी नहीं बताए हैं कि जाके मैं उनके पोर्टफोलियो वैल्यू को मैं डिराइव कर पाऊँ। सो उनका पोर्टफोलियो वैल्यू मिसिंग है और प्लस उनके जो एग्जैक्ट जो परचेसेस है वो उनके जो सिप में वो भी मिसिंग है, तो मैं उनका एग्जैक्ट पोर्टफोलियो नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं सिर्फ उनके जो फंड्स है, मैं फंड्स में देखूं मैं तो HDFC फ्लेक्सी कैप ठीक फंड है, मेरा इमर्जिंग इक्विटी फंड मेरे हिसाब से ठीक है। वो ICICI ब्लू चिप फंड में से निकल के वो एक इंडेक्स फंड में जा सकते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ काफी एक्टिव लार्ज कैप फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो UTI का जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है उसमें निवेश करे। मेरे हिसाब से ये 3 फंड रखे, मेरे हिसाब से काफी। अगर उनको थोड़ा और डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो एक मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 में निवेश कर सकते हैं। तो ये 4 फंड्स रखे, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उनका कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा हूं मैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डेटा। ओके, ठीक है, लेकिन फंड्स को लेकर सजेशन दे दिया है ऋषभ ने कि आप किन फंड्स के साथ रह सकते हैं। और रही बात आपके कैलकुलेशन की, क्योंकि एग्जैक्टली फंड वैल्यू नहीं मालूम है तो ये इस पर कमेंट कर पाना मुश्किल है। लेकिन चलिए, शुक्रिया ऋषभ आपका आने के लिए, शो में अपने व्यूज देने के लिए। जाते जाते ऋषभ की टॉप 4 फंड्स आप नोट कर सकते हैं। आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं तो इन फंड्स के साथ भी पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। एक्सिस फोकस 25, मेरे एसेट फोकस, कैनरा बुक फ्लेक्सी कैप और पराग पारी फ्लेक्सी कैप, ये चॉइसेस है ऋषभ की, इनके साथ कीजिए निवेश की शुरुआत। इसी के साथ यो मनी में इतना ही। नमस्कार।